Ancient scrolls that were buried in volcanic ash during the eruption of Mount Vesuvius are now being deciphered. Excavators found what could be the richest repository of ancient Western literature, a library filled with pirate scrolls. जो कल तक इम्पॉसिबल था आज पॉसिबल हो रहा है। एक स्क्रॉल जो 2000 साल से वोल्केनिक ऐश के नीचे दबा हुआ था उसे पढ़ लिया गया, बिना हाथ लगाए, बिना ओपन किए और बिना एक भी वर्ड ह्यूमन आइज को विजिबल होते हुए। और ये किसी आर्कियोलॉजिस्ट या हिस्टोरियन ने नहीं किया, ये किया एआई ने। साउंड्स लाइक ग्राउंड ब्रेकिंग साइंटिफिक प्रोग्रेस, राइट? बट व्हाट इफ आई टोल्ड यू यही एआई जो अब हमारी हिस्ट्री डिकोड कर रहा है वो एक्चुअली उसे रीराइट भी कर रहा है। और जो लॉजिक इस एआई को पावर दे रहा है वो अमेरिका के सिलिकॉन वैली में इन्वेंट नहीं हुआ था, बल्कि उसकी रूट्स एंशिएंट इंडिया में 2500 साल पहले मिलती हैं। ये डिस्कशन सिर्फ लॉस्ट नॉलेज या किसी पुराने टेक्स्ट की नहीं है, ये इस सवाल पर है कि हु ओन्स द ट्रूथ इन द एज ऑफ एल्गोरिदम्स, और कैसे एक साइलेंट वॉर चल रही है लैंड या ऑयल के लिए नहीं, बल्कि हमारी हिस्ट्री, हमारे डेटा और हमारे नैरेटिव्स के लिए। आइए समझते हैं कि आखिर ये इशू है क्या और क्यों इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अनरीडेबल टेक्स्ट का डिकोड होना और ह्यूमन हिस्ट्री का रीडिस्कवर होना। ऑन द सरफेस तो ये साइंटिफिक एडवांसमेंट लगती है, बट यहाँ पर एक ट्विस्ट है जो अननोटिस जाता है। ये सिर्फ स्क्रॉल्स नहीं है, ये कल्चरल ब्लूप्रिंट्स हैं और इनका अनफोल्ड होना हमारे हेरिटेज के नए कलर्स और इंट्रिकेसीज को सामने लाएगा और सिविलाइजेशनल हिस्ट्रीज चेंज भी होंगी। लेकिन जो एल्गोरिदम्स उन्हें रीड कर रहे हैं उनके पास ये डिसाइड करने का एक्सेस भी है कि हमारे पास्ट का कौन सा हिस्सा याद रखा जाए और कौन सा क्वाइटली डिलीट, फिल्टर या रीराइट कर दिया जाए। और सबसे शॉकिंग पार्ट कि इन एआईज का कंट्रोल उन देशों के पास है जो इस हिस्ट्री को डिकोड कर रहे हैं, ना कि उनके पास जिनकी ये हेरिटेज है। यानी ये एक यूनिलैटरल प्रोसेस हो जाता है। ज़रा सोच के देखो, हेरिटेज हमारी, लैंग्वेजेस हमारी, नॉलेज हमारी, लेकिन जो कोड उसे इंटरप्रेट कर रहा है वो हमारा नहीं है। और ये सब कोई साइंस फिक्शन नहीं है, ये आज के समय में हो रहा है, रियल टाइम में। और यहाँ पर आता है सबसे बड़ा सवाल कि क्यों इसे कॉलोनियलिज्म का नया वर्जन कहा जा रहा है। तो आज इस वीडियो में हम 3 चीज़ों को क्लियरली ट्रेस करेंगे। पहली, कैसे एआई लॉस्ट टेक्स्ट और एंशिएंट स्क्रॉल्स को डिकोड कर रहा है। दूसरा, कैसे जो एल्गोरिदम्स ये सब कर रहे हैं उसका ओरिजिन हो सकता है एंशिएंट इंडिया में। और तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात, क्यों ये साइलेंट एआई टेकओवर एक डिजिटल कॉलोनाइजेशन बन चुका है जो यूजुअली अननोटिस्ड रहता है हमारी आंखों के सामने। और अगर हमने आज इस पर ध्यान नहीं दिया तो हो सकता है कि हम अपनी हिस्ट्री खुद भी रीराइट न कर पाएं। जुलाई 2025 में एक अनएक्सपेक्टेड ब्रेक थ्रू ने सबका अटेंशन ले लिया और ये पूरा डिबेट दोबारा स्पॉटलाइट में आया जब एक एंशिएंट बेबीलोनियन हिम जो 30 टुकड़ों में क्ले टैबलेट्स पर लिखा गया था और दुनिया के अलग अलग म्यूजियम्स में बिखरा हुआ था, फाइनली डिकोड किया गया। ये एक पोएम थी, मार्डूक नाम के देवता को डेडिकेट की गई 3000 साल पहले। और ये पोएम सिर्फ एक डिवोशनल टेक्स्ट नहीं थी, इसने बेबीलोनियन कल्चर के कई पहलू दिखाए, जैसे एक लोकल औरत की अपनी बीमार बेटी के लिए की गई प्रार्थना, यूफ्रेट्स रिवर के किनारे की डेली लाइफ का जिक्र और वुमेन प्रीस्टेसेस के रिलीजियस रोल। एआई ने सिर्फ लिखे हुए शब्दों को नहीं समझा, उसने एक पूरा लॉस्ट वर्ल्ड वापस हमारे सामने ला दिया। एक और ऐसी बड़ी डिस्कवरी थी उन स्क्रॉल्स का डिकोड होना जो पोम्पे के वोल्केनिक ऐश के नीचे दब गए थे। ये वेसुवियस स्क्रॉल्स के नाम से मशहूर हैं। ये स्क्रॉल्स माउंट वेसुवियस के 79 सीई के इरप्शन में जलकर कार्बन बन चुके थे और इन्हें फिजिकली खोलना
इम्पॉसिबल समझा जाता था। यूनिवर्सिटी ऑफ केंटकी ने 2023 में कोडर्स और एआई एक्सपर्ट्स को इनवाइट किया इन 4 स्क्रॉल्स को डिकोड करने के लिए, और इस चैलेंज को नाम दिया गया वेसुवियस चैलेंज। इन स्क्रॉल्स को डिकोड किया गया बिना टच किए, सिर्फ सीटी स्कैन्स की मदद से, इंक ट्रेसेस और पैटर्न्स को रीड करके। इनमें ग्रीक फिलोसोफर फिलोडेमस का लिखा हुआ एक फिलोसॉफिकल ट्रीटाइज मिला ऑन वाइसेस। सोचो, एआई ने ना लेटर देखे ना लैंग्वेज समझी, बस इंक के माइक्रोस्कोपिक क्रैक पैटर्न्स और डेंसिटी चेंजेस को एनालाइज किया और उन्हीं पैटर्न से एक पूरा लॉस्ट मैन्युस्क्रिप्ट रिक्रिएट कर दिया। जस्ट इमेजिन दैट। ऐसा ही एक ब्रेक थ्रू इंडिया में भी हुआ। आईआईटी रुड़की ने मॉस्कनेट नाम का एक एआई मॉडल बनाया जो हैंडरिटन मोडी स्क्रिप्ट को देवनागरी में ट्रांसलेट करता है। ये स्क्रिप्ट मराठा पीरियड में यूज होती थी, कोर्ट रिकॉर्ड्स, आयुर्वेद बुक्स और लैंड पेपर्स में। अब तक 40 मिलियन डॉक्यूमेंट्स अनरीडेबल थे। मॉस्कनेट के थ्रू अब उन्हें रीड किया जा रहा है। ये ब्रेक थ्रू सच में माइंड ब्लोइंग है, राइट? बट इंटरेस्टिंग ये है कि जो एआई आज इन एंशिएंट टेक्स्ट को समझने के लिए यूज हो रहा है, उसकी रूट्स शायद उन्हीं टेक्स्ट में छिपी हुई हैं। जहां एंशिएंट एल्गोरिदम्स ने लैंग्वेज को कोड बनाया और आज के एल्गोरिदम्स वही कोड यूज करके उसी लैंग्वेज को डिकोड कर रहे हैं। इट्स अ बिजार फुल सर्कल। कैसे? आइए देखते हैं। दोस्तों, यहाँ एंटर करते हैं पाणिनि। पाणिनि एक एंशिएंट इंडियन स्कॉलर थे जो 4th सेंचुरी BCE में तक्षशिला स्कूल से जुड़े हुए थे। उन्होंने लिखा अष्टाध्यायी, एक ग्रामर सिस्टम जो 3900 सूत्र यानी रूल बुक्स का एक कलेक्शन है। बट ये रूल्स ग्रामर बुक जैसे नहीं थे, ये एक्चुअल लॉजिक बेस्ड इंस्ट्रक्शंस थे, बिल्कुल प्रोग्रामिंग के कमांड्स जैसे। एक एल्गोरिदम एक सिंपल रूल बेस्ड प्रोसेस होता है, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो किसी सिस्टम को खुद से काम करने की एबिलिटी देता है। जैसे एक कुकबुक रेसिपी, फॉर एग्जांपल एक सिंपल आटा गूंदने की रेसिपी। अगर डो स्टिकी हो तो थोड़ा आटा डालो, अगर ड्राई हो तो थोड़ा पानी डालो। सिंपल, राइट? पाणिनि ने भी संस्कृत के लिए कुछ ऐसे ही फंक्शनल रूल्स लिखे थे, ग्रामर के रूप में नहीं, एज एग्जीक्यूटेबल लॉजिक। हर वर्ड को कैसे ट्रांसफॉर्म करना है, किस कंटेक्स्ट में क्या सब्स्टिट्यूट होगा, उसका एक परफेक्ट सिस्टम। लेट्स टेक अ बेसिक एग्जांपल। पाणिनि का एक रूल कहता है कि अगर आई के बाद वॉवल आए तो आई को वाई से रिप्लेस किया जाए। जैसे 2 वर्ड्स हैं, मति एंड अन्य, और जब हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो वो बन जाता है मत्यन्य। अब यहाँ पे हमने आई को वाई से रिप्लेस किया। तो दोस्तों, ऑब्वियसली संस्कृत में आई और वाई जैसे वर्ड्स नहीं यूज होते हैं। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है। मतलब ये सिर्फ ग्रामर नहीं था, ये एक प्रोग्रामेबल लैंग्वेज सिस्टम था। सिंबल को समझना, ट्रांसफॉर्म करना और करेक्ट आउटपुट बनाना, एग्जैक्टली जैसे मॉडर्न कोड काम करता है। नासा के एक साइंटिस्ट रिक ब्रिग्स ने 1983 में लिखा था कि संस्कृत इज सो प्रिसाइज इट कुड बी यूज्ड फॉर एआई नॉलेज मॉडल्स। मतलब पाणिनि की ग्रामर बिल्कुल मॉडर्न एआई लैंग्वेजेस की तरह ही काम करती थी। तो आप जानते हैं कि मॉडर्न कंप्यूटिंग का इससे क्या कनेक्शन है। 1936 में एलन ट्यूरिंग ने ट्यूरिंग मशीन का कंसेप्ट दिया, एक ऐसा एब्स्ट्रैक्ट मशीन जो लॉजिक के बेस पे किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती थी। यहीं से मॉडर्न एल्गोरिदम का जन्म हुआ। और अगर आप पाणिनि की ग्रामर को देखें तो उसमें भी वही लॉजिक मिलता है जो ट्यूरिंग ने कंप्यूटिंग के लिए डिफाइन किया था। दोनों ने कुछ कॉमन टूल्स यूज किए, जैसे कि रिकर्शन यानी रूल के अंदर रूल, कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन जब 2 रूल्स क्लैश करें, और सिस्टम बेस्ड प्रोसेसिंग यानी साइंस के बेसिस पे लॉजिक। जब आप पाणिनि के सिस्टम को कंपेयर करें एआई के साथ तो काफ़ी सिमिलैरिटीज दिखती हैं। तो ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस नहीं है, ये एक लेगेसी है। जो लॉजिक पाणिनि ने शब्दों पे अप्लाई किया था, वही लॉजिक आज मशीन्स पे अप्लाई हो रहा है, बस लैंग्वेज और टूल्स बदल दिए गए हैं। दोस्तों, अगर आप एआई के मॉडल्स और फंक्शनिंग पर एक डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं तो कमेंट्स में लिख के बताइए। तो अब जब हमने ये समझा कि एआई किस तरह एंशिएंट इंडियन एल्गोरिदम से मिरर करता है, अब सवाल ये उठता है कि एआई का कंट्रोल किसके पास होना चाहिए। और यहीं से शुरू होती है डिजिटल कॉलोनियलिज्म की कहानी। डिजिटल कॉलोनियलिज्म का कंसेप्ट मिड 2010s में सामने आया, जब स्कॉलर्स, एक्टिविस्ट्स और टेक एक्सपर्ट्स ने एक डेंजरस पैटर्न नोटिस किया।
ग्लोबल नॉर्थ के टेक जायंट्स जैसे गूगल, मेटा, अमेजन और माइक्रोसॉफ्ट डेवलपिंग कंट्रीज को सिर्फ डिजिटल सर्विसेज नहीं दे रहे थे, बल्कि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्रोल कर रहे थे, डेटा एक्सट्रैक्ट कर रहे थे और लोकल नैरेटिव्स शेप कर रहे थे। येल लॉ फेलो माइकल क्वेट ने 2019 में इस पैटर्न को एक न्यू फॉर्म ऑफ एम्पायर कहा, जहां डेटा एक रिसोर्स, क्लाउड सर्वर्स नई टेरिटरी और एल्गोरिदम्स नए रूलर्स बन चुके हैं। उन्होंने वार्न किया कि इस इम्बैलेंस की वजह से फॉरेन कंपनीज लोकल इकोनॉमीज को एजुकेशन, पॉलिटिक्स और कल्चर तक को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं बिना किसी डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी के। और अगर हम इसे कंपेयर करें ट्रेडिशनल कॉलोनियलिज्म से, तो वहाँ भी कहानी कुछ ऐसी ही थी। 17th से लेकर 20th सेंचुरी तक यूरोपियन नेशंस ने एशिया और अफ्रीका के ऊपर ग्रेजुअल कंट्रोल बनाया। मर्केंटिलिज्म और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद उन्हें चाहिए थे चीप रॉ मटेरियल्स, लो कॉस्ट लेबर और नए मार्केट्स, और इसे फुलफिल किया गया स्टेप बाय स्टेप। पहले आई ट्रेड एग्रीमेंट्स, फिर ट्रेडिंग पोस्ट्स, फिर मिलिट्री फोर्स और धीरे धीरे पूरा राज। इस दौरान लोकल इंडस्ट्रीज को डिसमेंटल किया गया, ट्रेडिशनल नॉलेज जैसे आयुर्वेद, गुरुकुल्स, हैंडलूम्स सिस्टमैटिकली वीकन किए गए, लैंग्वेज, कल्चर और गवर्नेंस पर एक इम्पोर्टेड लेयर इम्पोज हुई। ये पैटर्न सिर्फ भारत में नहीं, अफ्रीका, इंडोनेशिया और लैटिन अमेरिका में भी रिपीट हुआ। कॉलोनियलिज्म ने सिर्फ जमीन नहीं ली, सोच, आइडेंटिटी और फ्यूचर पर भी कंट्रोल ले लिया, और जब तक लोग समझे, उन्हें उन्हीं के देश में सेकंड क्लास सिटीजन बना दिया गया। डिजिटल कॉलोनियलिज्म पर रेनाटा एवेला और एबेबा बिरहेन कहती हैं कि जब डेवलपिंग नेशंस का लैंग्वेज, कल्चर और बिहेवियरल डेटा एआई मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए यूज होता है, तो उन मॉडल्स का आउटपुट मोस्टली वेस्टर्न वैल्यूज को रेप्लिकेट करता है। इंडिजीनियस नॉलेज या तो इग्नोर किया जाता है या डाइल्यूट, क्योंकि ट्रेनिंग डेटा में उनकी रिप्रेजेंटेशन या तो कम होती है या बायस्ड होती है। अब इसी डेटा से एआई मॉडल्स बनाए जाते हैं जिनका कमर्शियल यूज होता है। इन मॉडल से टूल्स, प्रोडक्ट्स और प्लेटफॉर्म्स डेवलप होते हैं। लैंग्वेज एप्स, सर्च इंजन्स, वर्चुअल असिस्टेंट्स बनाए जाते हैं। इनका इकोनॉमिक बेनिफिट, लाइसेंसिंग राइट्स और इवन क्रेडिट भी मोस्टली उन्हीं कंपनीज के पास जाता है जो डेटा कलेक्ट करती हैं। अब क्योंकि डेवलपिंग नेशंस के पास ना तो टेक इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना लीगल फ्रेमवर्क्स और ना ही बार्गेनिंग पावर जिससे वो अपना राइटफुल शेयर क्लेम कर सकें, उनका डेटा यूज होता है, पर वो खुद उस टेक्नोलॉजी के ऑनर्स नहीं बनते, सिर्फ कंज्यूमर्स बनकर रह जाते हैं। ग्लोबल साउथ का डेटा ग्लोबल नॉर्थ की इंटेलिजेंस बनाता है, लेकिन फायदा वापस नहीं आता। और अब इसके इम्पैक्ट्स क्लियरली दिखना शुरू हो चुके हैं। इंटरनेट गवर्नेंस फोरम रिपोर्ट के मुताबिक अफ्रीका का 70% से ज़्यादा इंटरनेट ट्रैफिक फॉरेन सर्वर्स के थ्रू रूट होता है। मतलब जब भी कोई यूज़र ऑनलाइन जाता है, उनका डेटा उनके देश में प्रोसेस नहीं होता, बल्कि किसी दूसरे कॉन्टिनेंट के सर्वर तक ट्रैवल करता है। और यही सबसे बड़ा खतरा है। जब आपका डेटा आपके देश के सर्वर्स पे नहीं, फॉरेन क्लाउड्स पे स्टोर होता है, तो कौन एक्सेस करेगा, कैसे यूज़ करेगा और कब तक स्टोर रहेगा, इसका कंट्रोल आपके पास नहीं होता। यानी आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री, लोकेशन, कन्वर्सेशंस और इवन कल्चरल इंटरेस्ट किसी और के लेंस से देखे जा रहे हैं। और ये सिर्फ प्राइवेसी का इशू नहीं है, ये पावर इम्बैलेंस का इशू है। यूनेस्को भी इस डेंजर को ग्लोबल थ्रेट कह चुका है। उन्होंने वार्न किया है कि एआई ट्रेनिंग डेटा सेट्स में वेस्टर्न कंटेंट का ओवर रिप्रेजेंटेशन एक बायस्ड और वन साइडेड एआई बनाता है, जो लोकल कल्चर्स को या तो इग्नोर करता है या स्टीरियोटाइप करता है। Why it matters so much? अगर एआई सिर्फ वेस्टर्न रिसर्च से ट्रेन हो रहा है, तो हमारे इंडियन टेक्स्ट भी वही एंगल से समझे जाएंगे। यही होता है एपिस्टेमिक इरेजर, जब असली मीनिंग गायब हो जाता है और नया वर्जन बन जाता है, कन्वीनियंट, फिल्टर्ड, बाइस्ड। सीधी बात यह है कि डिजिटल कॉलोनियलिज्म में ना आर्मी लगती है, ना टैंक्स, बस कोड, क्लाउड और कॉन्ट्रैक्ट्स ही काफ़ी हैं। और अगर इसे अभी कंट्रोल नहीं किया गया, तो कल को पूरी सोसाइटीज़ भी उनके एल्गोरिदम्स के अंडर चलेंगी जिनके पास टेक का कंट्रोल। थैंकफुली भारत सिर्फ देख नहीं रहा, एक्शन भी ले रहा है। इंडिया के फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी राजीव चंद्रशेखर का स्टेटमेंट था कि फॉरेन एआई इजंट इनफ, इंडिया नीड्स सोवन एआई।
इसी सोच के साथ 2023 में डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट पास हुआ, एक सिंपल आइडिया लेके अपना डेटा अपने देश में। और फिर भारत ने अपना डिजिटल स्टैक बिल्ड करना शुरू किया, AIRAWAT, इंडिया का खुद का AI क्लाउड, जहां भारत का डेटा सेफ हो। इंडिया AI मिशन भी लॉन्च हुआ, जो 10,000 करोड़ का मॉनिटरी पुश लेकर आता है, जिसमें खुद के GPUs, डेटा सेट्स और इंडिया फोकस्ड AI मॉडल्स बनाए जा रहे हैं। लेकिन सिर्फ टेक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना काफ़ी नहीं है, हमारा कल्चर और लैंग्वेजेस भी सिक्योर होनी चाहिए। और इसीलिए कुछ सॉलिड कल्चरल टेक प्रोजेक्ट्स भी ग्राउंड पे एक्टिव हैं, जैसे कि मॉस्टनेट, IIT रुड़की का AI टूल जो ओल्ड मोदी स्क्रिप्ट डॉक्यूमेंट्स को डिकोड कर रहा है। भारत जेन, इंडिया का पहला लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो 22 इंडियन लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है। इसी तरह से इंडिक ट्रांस 2, हाई एक्यूरेसी ट्रांसलेशन टूल, ताकि रीजनल लैंग्वेजेस प्रॉपरली रिप्रेजेंट हो सके। ग्लोबल बॉडीज भी नोट ले रही हैं। यूनेस्को का स्टेटमेंट है, डिजिटल एक्सेस विदाउट ऑनरशिप इज जस्ट अ फॉर्मेलिटी। मतलब अगर आपको अपने हेरिटेज का डेटा सिर्फ देखने को मिले, लेकिन उसका कंट्रोल किसी और के हाथ में हो, तो वो एक्सेस सिर्फ एक इल्यूजन है। रियल एम्पावरमेंट तभी आता है जब ऑनरशिप भी आपके पास हो। सो लेट्स आस्क, अगर AI हमें अपना पास्ट दोबारा समझने में मदद कर रहा है, तो क्या फ्यूचर भी हमारा होगा, या फिर AI के नाम पे हमारी हेरिटेज का ऑनरशिप क्वाइटली किसी और के हाथ चला जाएगा? Is it just history being decoded, or is it being deprogrammed? Your thoughts? This is Jovers, and until next time, stay curious, stay kind.